हेलो बच्चों, एसवीएम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो, टॉपिक चल रहा था मानव का उत्सर्जन, उसी के अंदर आगे टॉपिक चल रहा है अपना उत्सर्जन संबंधी रोग। जो उत्सर्जन तंत्र है उससे संबंधित रोग यहाँ पे कौन कौन से, जिसके अंदर नंबर 1 आता है आपका यूरेमिया। देखो, यूरेमिया का मतलब क्या होता है? जब ब्लड के अंदर 10 से लेकर के 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml, जब ब्लड के अंदर 10 से लेकर के 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml यदि यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उस रोग को क्या कहेंगे? यहाँ पर यूरेमिया रोग के नाम से जाना जाता है। देखो, पहला रोग है यूरेमिया। किसे कहेंगे? ब्लड के अंदर 10 से लेकर के 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड में यदि यूरिया की मात्रा बढ़ रही है तो उस रोग को यूरेमिया रोग के नाम से जाना जाता है। सेकेंड आता है यहाँ पे गाउट रोग, आनुवांशिक रोग होता है। इस रोग के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर यूरिक एसिड का निर्माण या फिर ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बन जाता है। और ये जो यूरिक एसिड होता है ये जो संधि स्थल होते हैं हड्डियों के, उनके अंदर जम जाता है, जिसके कारण हड्डियों के अंदर दर्द होता है या फिर जो जोड़ होते हैं उन जोड़ों के अंदर दर्द होता है। तीसरा है वृक्क अतरी। इसके अंदर क्या होगा कि जो किडनी है, अब किडनी के अंदर जो यूरिक एसिड की क्रिस्टल है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल और फास्फेट के जो क्रिस्टल है उनका क्या हो जाता है? जमाव हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर किडनी में दर्द होता है। फिर आता है इसमें ब्राइट का रोग या फिर नेफ्राइटिस। ये देखो किसके कारण होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर बैक्टीरिया का संक्रमण होता है। बैक्टीरिया कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण ग्लोमेरुलस के अंदर सूजन आ जाती है, जिसके कारण ग्लोमेरुलस की जो पारगम्यता होगी ये बढ़ जाती है। पारगम्यता बढ़ेगी, इसके कारण यहाँ पर जो आरबीसी व प्रोटीन है ये भी यहाँ पर छन करके जो क्षनित होता है या निस्कंदन होता है उसके अंदर चला जाता है। फिर आता है इसमें ग्लाइकोसूरिया। इसके अंदर क्या होगा कि जो मूत्र है, मूत्र में शर्करा उपस्थित होगी। किसके कारण होगी? इंसुलिन हार्मोन के कम स्राव के कारण या फिर इंसुलिन की कमी के कारण। इसे डायबिटीज मेलिटस के नाम से भी जाना जाता है। फिर है डिस्यूरिया। इसके अंदर क्या होगा? मूत्र त्यागते समय यहाँ पर दर्द की अनुभूति होती है, उसे डिस्यूरिया के नाम से जाना जाता है। फिर आता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होगा कि जो पुनः अवशोषण या फिर जो चयनात्मक पुनः अवशोषण है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे कम हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मूत्र का आयतन बढ़ जाता है और व्यक्ति बार बार मूत्र त्यागने के लिए जाता है। फिर आता है सिस्टिटस। इसके अंदर क्या होगा? जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है और जो मूत्राशय होगा उसके अंदर सूजन उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है इसमें डायबिटीज इंसिपिडस। वास्तविक जो डायबिटीज रोग है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा कि एंटी डायबिटिक हार्मोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर अवशोषण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और जो मूत्र होगा उसका आयतन बढ़ जाएगा। और मूत्र का आयतन बढ़ेगा, इसका मतलब बार बार रोगी मूत्र के लिए जाएगा। फिर आता है इसमें ओलिगोयूरिया। इसके अंदर क्या होगा? मूत्र का आयतन बढ़ेगा। फिर आता है प्रोटीन यूरिया। इसके अंदर मूत्र के अंदर प्रोटीन उपस्थित होगी। फिर आता है इसमें एल्ब्यूमिन यूरिया। इसके अंदर मूत्र के अंदर जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होगी वो उपस्थित होगी। फिर आता है इसके अंदर कीटोन यूरिया। मूत्र के अंदर एसिटिक अम्ल या फिर जो कीटोन होगा ये उपस्थित होगा। मूत्र के अंदर क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड या फिर कीटोन की उपस्थिति होगी तो उसे कीटोन यूरिया के नाम से जाना जाता है। फिर आता है इसमें हेमेटोयूरिया। इसके अंदर क्या होगा? मूत्र के अंदर आरबीसी उपस्थित होगी तो उसे क्या कहेंगे? हेमेटोयूरिया कहते हैं। देखो, ये पहले भी आया था, ब्राइट का रोग या फिर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलस के अंदर सूजन के कारण आरबीसी और प्रोटीन छन करके आ जाते हैं, जिसके कारण हेमेटोयूरिया रोग भी उत्पन्न हो जाता है। फिर आता है इसमें हीमोग्लोबिन यूरिया।
यानी कि मूत्र के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होगी उसे हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। फिर आता है इसमें पाईयूरिया। पाईयूरिया का मतलब होगा जब मूत्र में मवाद कोशिकाएं उपस्थित होगी तो उस रोग को पाईयूरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें पीलिया रोग। इसके अंदर क्या होगा, मूत्र के अंदर जो पीत वर्णक होते हैं वो उपस्थित होंगे उसे पीलिया रोग कहते हैं। इसके बाद में आता है एल्केप्टोन्यूरिया। ये जो रोग होता है एल्केप्टोन या फिर हीमोजेनेटिक अम्ल के कारण होता है और इसके अंदर क्या होगा, मूत्र के अंदर एल्केप्टोन या फिर हीमोजेनेटिक अम्ल होने के कारण ये जो मूत्र है यदि वायु के संपर्क में आएगा तो वहां पे मूत्र का रंग काला हो जाता है। इस रोग को कर्षण मूत्र के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा देखना, उत्सर्जन तंत्र है उससे संबंधित रोग है जिसमें पहला है यूरेमिया। ब्लड में जो यूरिया है उसकी मात्रा 10 से 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml से अधिक हो जाएगी तो उस रोग को क्या कहेंगे, यूरेमिया। दूसरा है गाउट, आनुवांशिक रोग है। ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का जमाव होने लग जाता है और इसके कारण क्या होगा कि जो संधि स्थल होते हैं, अस्थियों के संधि स्थल, वहां पे इसका जमाव हो जाएगा और जो संधि स्थल होते हैं उनके अंदर दर्द होता है। फिर आता है व्रत खतरे। किडनी के अंदर यूरिक एसिड की क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल या फिर फास्फेट के क्रिस्टल जम जाते हैं जिसे व्रत खतरे के नाम से जाना जाता है। फिर है ब्राइट का रोग या नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलस के अंदर बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, इसका संक्रमण हो जाता है जिसमें इसमें सूजन आ जाती है और ग्लोमेरुलस की पारगम्यता बढ़ जाती है। पारगम्यता बढ़ने से आरबीसी में जो प्रोटीन होती है वो भी छन करके आगे चली जाती है। फिर आता है इसमें ग्लाइकोसूरिया। यहाँ पर मूत्र में जो शर्करा है वो उपस्थित होगी और इसके कारण क्या होगा, किसके कारण उपस्थित होगी, जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी क्या हो जाती है, यहाँ पर कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी है और इस रोग को किस नाम से जाना जाता है, डायबिटीज मेलिटस के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है इसमें डिसयूरिया। मूत्र त्याग के समय यहाँ पे दर्द होता है। फिर होगा इसमें पॉलीयूरिया। यहाँ पर जो पुनः अवशोषण होगा ये कम हो जाता है। पुनः अवशोषण कम होने के कारण मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। फिर आता है सिस्टिकस, जीवाणु संक्रमण के कारण होता है और मूत्राशय के अंदर सूजन आ जाती है। फिर आएगा इसमें डायबिटीज इंसिपिडस, जो एडीएच हार्मोन है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसकी कमी हो जाएगी जिसके कारण पुनः अवशोषण कम होगा और मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। फिर आता है इसमें ओलिगोयूरिया। मूत्र का आयतन इसमें भी बढ़ेगा। प्रोटीनयूरिया, मूत्र में प्रोटीन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। फिर आता है इसमें एल्ब्यूमिनयूरिया। मूत्र में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की यहाँ पर उपस्थिति होगी। फिर आता है इसमें कीटोन्यूरिया। मूत्र के अंदर एसिटिक अम्ल या फिर जो कीटोन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। आगे आता है हेमेटोयूरिया। मूत्र के अंदर आरबीसी की उपस्थिति होगी। फिर होगा इसमें हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होगी। इसके बाद में आता है इसमें पाईयूरिया। पाईयूरिया का मतलब है मूत्र के अंदर मवाद कोशिकाएं उपस्थित होगी उसे पाईयूरिया के नाम से जाना जाता है। फिर आता है इसमें पीलिया। मूत्र के अंदर पीत वर्णकों की उपस्थिति होगी उसे पीलिया के नाम से जाना जाता है। फिर आता है इसमें एल्केप्टोन्यूरिया। इसके अंदर होगा मूत्र के अंदर एल्केप्टोन या फिर हीमोजेनेटिक अम्ल की उपस्थिति होगी जिसके कारण मूत्र वायु के संपर्क में आएगा तो यहाँ पर मूत्र काले रंग का हो जाता है और मूत्र काले रंग का हो रहा है इसलिए इसे कर्षण मूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये थे यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र से संबंधित रोग। इसके अलावा देखना मानव के अंदर है, मानव में अन्य उत्सर्जी अंग, मानव में अन्य उत्सर्जी अंग देखो वृक्क है। इसके अलावा और भी उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं जिसके अंदर नंबर 1 आती है त्वचा, नंबर 2 आता है इसमें यकृत,
और नंबर 3 आता है इसमें फेफड़े। तो मेरे हिसाब से तीनों आपने पढ़ लिए, त्वचा भी पढ़ लिया है, यकृत भी पढ़ लिया और फेफड़े। देखो त्वचा के द्वारा यहाँ पर पसीने का उत्सर्जन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पसीने के अंदर विभिन्न प्रकार के जो लवण होते हैं वो उपस्थित होते हैं और उनको शरीर से पसीने के रूप में बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यकृत के अंदर किसका निर्माण होता है? यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यकृत में किसका निर्माण होगा? यूरिया का निर्माण होगा, जो कि यहाँ पर ब्लड के अंदर इसको मिला दिया जाता है और इसके पश्चात जो व्रक होते हैं वहां पर इस यूरिया को क्या कर दिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। फेफड़े वे स्थान होते हैं जहाँ पर O2 है, CO2 का क्या होता है? आदान प्रदान, या फिर ब्लड में से जो CO2 होती है उसको निष्कासित किया जाता है और जो ऑक्सीजन होती है उसको ब्लड के अंदर मिला दिया जाता है। ये यहाँ पर अन्य उत्सर्जन है। इसके बाद में आता है यहाँ पे रक्त अपोहन। रक्त अपोहन, देखो रक्त अपोहन का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी यहाँ पर रोगी है, रोगी कैसा है? यहाँ पर रक्त से संबंधित रोगी, और इसके अंदर मुख्य रूप से जो यूरेमिया रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर रक्त अपोहन की क्रिया अपनाई जाती है। इसके अंदर क्या होगा कि जो व्रक है, व्रक में प्रवेश करने वाली जो धमनी होती है, इस धमनी में से जो ब्लड होता है, ब्लड को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के पश्चात इस ब्लड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। ब्लड निकालने के पश्चात इस ब्लड के अंदर यहाँ पर हेपेरिन इसके अंदर मिला दिया जाता है और 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इसको रख दिया जाता है। इसके पश्चात यहाँ पर सेलों पर सेल निर्मित जो कृत्रिम व्रक होते हैं, उन कृत्रिम व्रकों के अंदर इस ब्लड को इसके अंदर डाला जाता है। इस सेलों से निर्मित जो कृत्रिम व्रक होते हैं, इनके अंदर अनेक सूक्ष्म झिल्ली नुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिनमें से जो ब्लड होता है इसको छाना जा रहा है। इन जो झिल्लियां होती है, इन झिल्लियों में से जो यूरिया और यूरिक एसिड और जो क्रिस्टल वगैरह होते हैं उनको क्या किया जाता है? छान लिया जाता है या फिर अलग कर लिया जाता है। देखो 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ब्लड को रखा जाता है, इसके अंदर हेपेरिन मिलाई जाती है। इसके पश्चात इस ब्लड को सेलोपेन से निर्मित जो कृत्रिम व्रक होते हैं, इन कृत्रिम व्रकों के अंदर डाला जाता है। जो कृत्रिम व्रक है इनमें झिल्ली अनेक झिल्लियों से निर्मित संरचना उपस्थित होती है। इस जो झिल्ली जो संरचना है इसके अंदर जब ब्लड को डाला जाता है तो इसमें से यूरिया, यूरिक एसिड और जो क्रिस्टल वगैरह होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। और जो शुद्ध जो ब्लड होगा, शुद्ध ब्लड, इस शुद्ध ब्लड को यहाँ पर व्रक शिरा के द्वारा वापस शरीर के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है। शरीर के अंदर प्रवेश करवाने से पहले यहाँ पर जो ब्लड होता है इसको कुछ तापमान या फिर शरीर के तापमान के बराबर इसको गर्म किया जाता है और इसके पश्चात इसके अंदर एंटी हेपेरिन मिला दिया जाता है। कौन सा मिलाया जाता है? एंटी हेपेरिन कब मिलाया जाता है? जब ब्लड का शुद्धिकरण हो जाता है और ब्लड को शिरा के अंदर डाला जाता है। उस वक्त ब्लड को पहले तो गर्म करते हैं और उसके पश्चात इसके अंदर एंटी हेपेरिन मिला दिया जाता है और उसके पश्चात ब्लड को व्रक शिरा के अंदर डाल दिया जाता है। इस प्रकार से कृत्रिम रूप से जो ब्लड होता है उसमें से यूरिया और जो यूरिक अम्ल होता है उसको अलग करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे? रक्त अपोहन कहते हैं। देखो पहली चीज तो जो यूरेमिया रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर इसको काम में लिया जाता है। सबसे पहले जो व्रक में प्रवेश करने वाली जो
धमनी होती है, इस धमनी में से ब्लड को बाहर निकाला जाता है। इसके पश्चात इसके अंदर हेपेरिन मिलाई जाती है और जो ब्लड है इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ठंडा किया जाता है। इसके पश्चात इस ब्लड को सेलोकन से निर्मित जो कृत्रिम उर्वरक होते हैं उसके अंदर डाला जाता है। ये जो कृत्रिम उर्वरक होते हैं इनके अंदर अनेक झिल्लीनुमा संरचनाएं पाई जाती है। जब ब्लड को इसके अंदर डाला जाता है तो जो यूरिया और यूरिक अम्ल होता है ये छन करके अलग हो जाता है और जो शुद्ध ब्लड होता है इसको शरीर के तापमान के बराबर गर्म करेंगे और इसके अंदर एंटी हिस्टामिन मिला करके उर्वरक शिरा के अंदर डाल दिया जाता है जो शरीर के अंदर प्रेषित किया जाता है। इस संपूर्ण प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है? रक्त अवरोहण के नाम से जाना जाता है। एक टॉपिक और आता है इसके अंदर उर्वरक प्रत्यारोपण। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का उर्वरक प्रत्यारोपण। देखो उर्वरक प्रत्यारोपण का मतलब होगा किसी स्वस्थ व्यक्ति का उर्वरक या किडनी लेकर के किसी रोगी व्यक्ति के अंदर डालने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहेंगे? उर्वरक प्रत्यारोपण कहते हैं। देखो उर्वरक प्रत्यारोपण की आवश्यकता कब होती है? जब व्यक्ति की दोनों किडनियां या फिर दोनों उर्वरक यहाँ पर पूर्णतः कार्य करना बंद कर देते हैं तो यहाँ पर जो उर्वरक प्रत्यारोपण की क्रिया है उसको अपनाया जाता है। किडनी देने वाला जो व्यक्ति होता है उसे दाता के नाम से जाना जाता है और जो लेने वाला होता है उसे ग्राही के नाम से जाना जाता है। जो किडनी दे रहा है उसे दाता और जो लेने वाला होता है उसे ग्राही कहते हैं। यहाँ पर जो दाता है रोगी का निकट संबंधी होना चाहिए। रोगी का क्या होना चाहिए? निकट संबंधी। निकट संबंधी होगा तो यहाँ पर जो रोगी और जो दाता है यदि संबंधी है तो इसका जो रक्त और इसके जो ऊतक होते हैं ये एक दूसरे से क्या होंगे? संबंधित होंगे, जिसके कारण रोगी के अंदर इस दाता की जो किडनी होगी ये आसानी से वहां पर जो रोगी व्यक्ति है उसके शरीर के अंदर आसानी से कार्य करेंगे। देखो जो दाता और जो ग्राही है यदि निकट संबंधी है तो वहां पर जो किडनी है इसको आसानी से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि दोनों का जो रक्त और जो ऊतक होते हैं एक दूसरे से संबंधित होता है, इसलिए रोगी का शरीर उस किडनी को आसानी से ग्रहण कर लेता है या फिर जो किडनी होगी आसानी से उसके शरीर के अंदर कार्य करती है। इसके अलावा यदि यहाँ पर जो दाता है ये अलग है या फिर उससे संबंधित नहीं है तो यहाँ पर जो ग्राही व्यक्ति है इसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र इसको क्या कर दिया जाता है? यहाँ पे नष्ट कर दिया जाता है और उसके पश्चात जो दाता की किडनी है ये इसके अंदर प्रत्यारोपित की जाती है। प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करने से क्या होगा कि आसानी से जो ग्राही व्यक्ति है ये इसकी किडनी आसानी से ग्राही व्यक्ति का शरीर इस किडनी को यहाँ पे स्वीकार कर लेगा, अन्यथा स्वीकार नहीं करेगा। देखो दो स्थितियां हैं, एक तो है दोनों यदि निकट संबंधी है तो वहां पे ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन यदि दोनों ही अलग अलग है तो वहां पर जो ग्राही व्यक्ति है उसके प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट किया जाता है, जिसके कारण दाता की जो किडनी है उसको ग्राही व्यक्ति का शरीर आसानी से स्वीकार कर लेता है। इस संपूर्ण प्रोसेस को क्या कहेंगे? हमारे उर्वरक प्रत्यारोपण के नाम से जाना जाता है। देखो दोबारा देखना कि व्यक्ति की जब दोनों किडनियां या फिर उर्वरक कार्य करना बंद कर देते हैं, कार्य के साथ पूर्णतः कार्य करना बंद कर देंगे तो वहां पर कृत्रिम रूप से या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के जो उर्वरक होते हैं उनको स्थानांतरित करने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे? उर्वरक प्रत्यारोपण कहते हैं। इसमें दो स्थितियां हैं, यदि दोनों आपस में निकट संबंधी है तो वहां पर जो ग्राही व्यक्ति है ये इसका शरीर यहाँ पर किडनी को आसानी से स्वीकार कर लेगा, और यदि ग्राही और दाता एक दूसरे से संबंधित नहीं है तो यहाँ पर किडनी को आसानी से ग्रहण नहीं करेगा।
इसके लिए क्या होगा, जो ग्राही व्यक्ति है इसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको पहले नष्ट किया जाता है, उसके पश्चात दाता की किडनी इसके शरीर के अंदर प्रवेश करवाई जाती है और इसके पश्चात जो ग्राही है ये इसका जो शरीर होता है इस किडनी को स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार से जो रक्त प्रत्यारोपण है उसकी क्रिया अपनाई जाती है।